नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम BNSS 2023 के एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज़रूरी अध्याय को समझने जा रहे हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे इंडियन लॉ की पहुंच को, आप समझिए, देश की सीमाओं के पार ले जाता है। मैं बात कर रहा हूं अध्याय 8 की। अब देखिए, आज का दौर ग्लोबलाइजेशन का है ना? तो सवाल भी वैसे ही उठते हैं कि अगर कोई क्रिमिनल देश छोड़कर भाग जाए तो भाई न्याय कैसे होगा? तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। कोई शख्स है, भारत में एक संगीन जुर्म करता है और फिर न्याय से बचने के लिए सीधा विदेश भाग जाता है। अब सवाल यह है कि हमारा कानून क्या करेगा? हमारी पुलिस, हमारी अदालतें उसे वापस कैसे लाएंगी? उसके खिलाफ सबूत विदेश से कैसे जुटाएंगी? ये सारे सवाल बहुत प्रैक्टिकल हैं। तो ये जितने भी मुश्किल सवाल हैं ना, इन सब का कानूनी जवाब वो हमें मिलता है BNSS की इसी नए चैप्टर 8 में। असल में ये चैप्टर हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, मतलब पुलिस को, वो टूल्स और वो पावर्स देता है जिससे वो सरहदों के पार भी जस्टिस को पक्का कर सके। तो चलिए अब जरा इसकी एक एक डिटेल को अच्छे से समझते हैं। देखिए, आज का जमाना कैसा है। क्राइम की कोई बाउंड्री नहीं रह गई है, चाहे ऑनलाइन फ्रॉड हो या इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग हो। क्रिमिनल्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी कोने से ऑपरेट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे कानून भी इन बाउंड्रीज को पार कर सकें। और ये जो चैप्टर 8 है, ये इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, अब इस चैप्टर को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी कानूनी बुनियाद को पकड़ना होगा। और वो बुनियाद है संविधाकारी राज्य। अंग्रेजी में कहें तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का कॉन्सेप्ट। सेक्शन 111A इसको डिफाइन करता है। सिंपल भाषा में ये कोई भी ऐसा देश है जिसके साथ भारत सरकार ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए, मतलब आपसी कानूनी मदद के लिए, कोई ट्रीटी या एग्रीमेंट किया हो। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस चैप्टर का हर प्रोविजन इसी म्यूचुअल एग्रीमेंट के सिद्धांत पर टिका है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि एक इंडियन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के हाथ में अब ऐसे कौन कौन से लीगल टूल्स आ गए हैं जिनकी मदद से वो दूसरे देशों से हेल्प ले सकता है। आप कह सकते हैं कि ये चैप्टर उसे एक पूरा लीगल टूल किट देता है। और इस टूल किट का जो सबसे अहम औजार है वो है अनुरोध पत्र, यानी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। ये है क्या? ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जिसे एक देश की अदालत दूसरे देश की अदालत को भेजती है। किस लिए? जांच में मदद के लिए। अब देखिए, यहाँ जो चीज़ वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है वो है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, मतलब पारस्परिकता का सिद्धांत। सेक्शन 112 क्या कहता है? वो कहता है कि हमारी अदालतें सबूत जुटाने के लिए, गवाहों से पूछताछ करने के लिए या कोई डॉक्यूमेंट्स मंगवाने के लिए विदेश में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ सेक्शन 113 ये पक्का करता है कि जब कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट हमसे मदद मांगेगा तो हम भी ठीक उसी तरह उनकी मदद करेंगे। मतलब ये एक टू वे स्ट्रीट है, सहयोग का एक दो तरफा रास्ता। लेकिन बात सिर्फ सबूतों की नहीं है ना? इन्वेस्टिगेशन के लिए तो लोगों का होना भी जरूरी है। तो सेक्शन 114 इसी बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट को एड्रेस करता है। ये प्रोविजन कहता है कि भारत में जारी किया गया कोई अरेस्ट वारंट किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है और वहां मौजूद किसी भी इंसान को जांच के लिए भारत बुलाया जा सकता है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो अब सिर्फ देश की सरहद पार कर लेने से कोई भी जांच से बच नहीं पाएगा। चलिए ठीक है, जांच की बात हो गई, गवाहों की बात हो गई, लेकिन उस पैसे का क्या, उस प्रॉपर्टी का क्या जो क्राइम करके कमाई गई है? अक्सर अपराधी क्या करते हैं, इसी संपत्ति को विदेशों में छिपा देते हैं। तो अब देखते हैं कि BNSS इस प्रॉब्लम से कैसे डील करता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कानून की नज़र में ये अपराध की कमाई या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आखिर है क्या। सेक्शन 11(1)(c) इसकी एक बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन देता है। वो कहता है कोई भी प्रॉपर्टी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रिमिनल एक्टिविटी से हासिल की गई हो। इसका मतलब समझिए, सिर्फ चोरी का कैश ही नहीं, बल्कि उस कैश से खरीदी गई कोई जमीन, कोई गाड़ी या कोई भी दूसरी चीज, सब कुछ इसके दायरे में आ जाता है। तो सवाल ये है कि इस इलीगल प्रॉपर्टी को जब्त करने का कानूनी प्रोसीजर क्या है? ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। सबसे पहला स्टेप सेक्शन 116। पुलिस उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करती है, मतलब पता लगाती है।
दूसरा स्टेप सेक्शन 117। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसे जब्त करने का एक इंटरिम ऑर्डर दे सकता है ताकि उसे फौरन बेचा या ट्रांसफर ना किया जा सके। फिर मामला जाता है कोर्ट में। तीसरा स्टेप सेक्शन 119। कोर्ट एक शो कॉज नोटिस जारी करती है जिससे जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है उसे अपना पक्ष रखने का मौका मिले। और आखिर में चौथा स्टेप सेक्शन 120। पूरी सुनवाई के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ, ये प्रॉपर्टी अपराध की ही कमाई है, तो वो उसे सरकार के हक में फाइनली जब्त करने का यानी फॉरफीट करने का ऑर्डर दे देती है। यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजरल सेफगार्ड है, इसे ध्यान से समझिए। सेक्शन 117 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी प्रॉपर्टी को सीज करने का ऑर्डर देता है तो उस ऑर्डर को 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट से कंफर्म कराना मैंडेटरी है, मतलब अनिवार्य है। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो सीजर का ऑर्डर अपने आप खत्म हो जाएगा। ये पावर के मिसयूज को रोकने के लिए एक बहुत जरूरी चेक इन बैलेंस है। अब देखिए, जो लॉ मेकर्स हैं वो जानते थे कि अपराधी बहुत शातिर हो सकते हैं। जैसे ही उन्हें भनक लगती है कि उनकी प्रॉपर्टी पर नजर है, वो क्या करेंगे? फौरन उसे किसी और के नाम पर ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे। तो सेक्शन 122 इसी लूप होल को बंद करता है। ये साफ कहता है कि नोटिस जारी होने के बाद अगर प्रॉपर्टी का कोई भी ट्रांसफर किया गया तो वो इनवैलिड माना जाएगा, अमान्य होगा। ये वाकई एक बहुत ही पावरफुल प्रोविजन है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये चैप्टर इंडियन लॉ एनफोर्समेंट को इंटरनेशनल लेवल पर काम करने के लिए जबरदस्त पावर देता है। ये हमारे कानून में एक नए दौर की शुरुआत है, एक ऐसा दौर जहां क्रिमिनल सिर्फ देश की सरहदों के पीछे छिपकर अब न्याय से नहीं भाग सकते। तो आज की इस पूरी चर्चा से हम क्या 3 मेन पॉइंट्स निकाल सकते हैं? पहला, एविडेंस इकट्ठा करने की पावर अब बाउंड्रीज में बंधी नहीं है। दूसरा, विटनेसों या अक्यूज्ड कानून की पहुंच अब उन तक इंटरनेशनल हो गई है। और तीसरा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्राइम से कमाई गई प्रॉपर्टी चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अब उसे जब्त किया जा सकता है। ये तीनों शक्तियां जब मिलती हैं तो इंटरनेशनल क्राइम्स के इन्वेस्टिगेशन को पहले से कहीं ज्यादा असरदार बना देती हैं। और इन सबका निचोड़ क्या है? इस पूरे चैप्टर की जो कोर फिलॉसफी है वो ये है कि क्राइम शुड नॉट पे, मतलब अपराध फायदेमंद नहीं होना चाहिए। सोचिए, अगर क्रिमिनल्स को ये बात पता चल जाए कि वो क्राइम से कमाए पैसे को कहीं भी नहीं छिपा सकते, न भारत में न विदेश में, तो क्राइम करने का जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है वही खत्म हो जाएगा। और आखिर में मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूं, जरा इस पर सोचिएगा। ये कानून कागज पर तो बहुत पावरफुल दिखता है ना? लेकिन इसे असल में लागू करने में प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या आएंगे? क्या अलग अलग देशों के अपने कानून, उनके पॉलिटिकल रिश्ते या वहां की ब्यूरोक्रेसी इस कॉपरेशन में रुकावट नहीं बनेगी? इस इंटरनेशनल कॉपरेशन को हकीकत में बदलना कितना मुश्किल होगा? भविष्य के वकील के तौर पर इन सवालों पर मंथन जरूर कीजिएगा।